तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। आधुनिक भारतीय इतिहास की जो एक बड़ी श्रृंखला जिस पर हम बात कर रहे हैं लगातार 10-10 प्रश्न करके, और आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नए हैं लेकिन परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और देखेंगे कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है जो हम सीख सकते हैं। तो 7:15 की लाइव क्लास में कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन, फटाफट कमेंट करके बताइए आज शाम कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है। फटाफट इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट वो भी आपके साथ प्लेटफॉर्म पे आकर के जुड़ जाएं, और उसके बाद में हम फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं आज की आधुनिक भारतीय इतिहास की लाइव क्लास को। तो सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। पिछले जो दिन हमने भी 40 प्रश्नों का रिव्यू किया है, उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न थे, आदिवासी विद्रोह से जुड़े हुए प्रश्न थे और भारतीय नदियों से जुड़े हुए प्रश्न थे। आप सबका उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें से खास तौर से कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने कंटिन्यूसली बहुत अच्छे सही उत्तर भी दिए। तो वो सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज की क्लास में देखते हैं फिर हम क्या कुछ बेहतर हो सकता है। तो 21 के साथ में आपको जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं वो लाइव क्लास में, मैं उनको तुरंत बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना होता है। आपको प्रश्न संख्या लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी ऑप्शन को लिखना होता है। जैसे आप 21वें प्रश्न का जवाब देना है तो आपको 21 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करना है। तो ऐसे करके आप सारे प्रश्नों के जवाब देते हुए चले जाइए। और हाँ, एक चीज़ की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि चूँकि मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ तो हो सकता है एक साथ 2 प्रश्न दिखते रहते हैं या फिर 3 प्रश्न दिखते रहते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप फटाफट क्वेश्चंस के आंसर करते चले जाते हैं। तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना है और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मेरे प्रश्न पढ़ने के बाद में, जब मैं प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ देता हूँ और उनके विकल्पों को पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर टाइप करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब मैं आखिरी विकल्प तक पहुँच रहा हूँ तब, या फिर जब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे दूँ तब आपको उस विकल्प को टाइप करना है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप पहले अपने प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आपका नाम पूरा का पूरा जो होता है, वो आपका आंसर जो होता है वो कमेंट लिस्ट में ऊपर खिसकता हुआ लाइव चैट में चला जाता है। ऐसे में मैं आपके नाम को फिर देख नहीं पाता हूँ कि आपने सही आंसर दिया है या फिर आपने क्या आंसर दिया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य दिखा करके तब आप क्वेश्चंस के अपने आंसर्स को टाइप कीजिएगा। तो पहले प्रश्न के साथ में अब आपको लाइव क्लास को लाइक करने में, शेयर करने में ध्यान मत दीजिए। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हम लाइव क्लास को यहाँ से स्टार्ट करें। जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। क्लास के बाद में भी आप बता सकते हैं कि 7:15 पर डेली लाइव क्लास होती है, जहाँ पर आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिनके साथ में आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं या जिनके साथ में आप प्रैक्टिस का आनंद उठाना चाहते हैं, उन लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, अब पहले प्रश्न के साथ में हम आज के इस संध्या को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष बॉम्बे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है जिसे मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस प्रश्न के और उसके विकल्पों को हम देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया, आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका गठन 1600 में हुआ था, उसने किस वर्ष जो बम्बई है, भारत का बम्बई है, उसको पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1670, ऑप्शन सी 1689। ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1670 या फिर ऑप्शन डी 1689, 89। तो आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कौन से साल में जो पुर्तगालियों से ऑक्युपाई कर लिया था मुंबई पोर्ट को, मुंबई बंदरगाह को, साथ ही साथ पूरी मुंबई को कर लिया था, आपने लिए प्राप्त कर लिया था। तो आपको 21 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करना, या फिर आप एक लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। इसके पीछे दोस्तों कहानी ये होती है कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी होती है, और पुर्तगाल की उस राजकुमारी का विवाह क्या होता है, इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजकुमार होते हैं उनके साथ कर दिया जाता है। और जो मुंबई प्रांत होता है, सबसे बड़ी जो एक हम कहें विहंगम बात इसमें ये होती है कि मुंबई जो तत्कालीन पुर्तगालियों के कब्जे में होता है,
वो दहेज के रूप में क्या किया जाता है कि जो इंग्लैंड के राजकुमार होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। अब तो ये वही बात हो गई कि किसी और की जगह पे कब्जा करके उसे दहेज में दे रहे हैं। खैर, इतिहास में ऐसा होता है कि बम्बई को क्या किया जाता है, दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया जाता है पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के उपरांत में। ऐसे में जो इंग्लैंड के राजकुमार होते हैं वो फिर बम्बई पोर्ट को क्या करते हैं, बम्बई पूरे बम्बई राज्य को क्या करते हैं, बम्बई प्रांत को क्या करते हैं, दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। तो आपको इसका साल बताना था 1663, 1668, 1670 और 1689। देख लेते हैं पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1668 अर्थात 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी थी और इसके बाद में अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। तो आपको यहाँ से एक फैक्ट और याद रखना है, यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष या कब सूरत की जगह पर बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था, तो वो साल था 1668। जब इसे प्राप्त किया तुरंत इसकी किलेबंदी की और उसके बाद में तत्काल ही इन्होंने सूरत से हटा करके अपने मुख्यालय को कहाँ बना लिया, बॉम्बे में बना लिया। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है 1668 ऑप्शन बी। देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न, 22वां प्रश्न है हमारा। यह दूसरा प्रश्न है हमारा, गुलामी गिरी पुस्तक किसने लिखी थी। तमाम सारी पुस्तकें ऐसी हैं, जैसे अभी नील दर्पण नामक एक नाटक की बात चल रही थी पिछले दिनों जब हमने क्लास की थी एनसीईआरटी रिव्यू वाली, तो वहाँ पर नील दर्पण की बात आई थी। जनजातीय विद्रोहों में उसका एक बड़ा, उस पुस्तक का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा था। इसके अलावा तमाम सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनसे जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आधुनिक भारतीय इतिहास में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा भी, जिसमें मैं चर्चा करूंगा तमाम सारी जो पुस्तकें हैं और जो पत्रिकाएं हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो तत्कालीन लेखकों ने लिखी हैं और जो बाद में आधुनिक भारतीय इतिहास के पूरे बाद में उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई उन पर भी मैं एक चर्चा करूंगा। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, आप बताइए गुलामी गिरी पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या फिर दादू दयाल। 10 सेकंड का टाइम है, 22 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। गुलामी गिरी पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, वो लिखी है ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामी गिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिकी दास प्रथा पर आधारित थी। तो इसका जो बेस है वो कहाँ पर है, वो है अमेरिका की दास प्रथा पर। और ये किताब लिखी किसने, लिखी हुई है ये, इस किताब को ज्योतिबा फुले जी ने लिखा हुआ है और पुस्तक का नाम क्या है, वो है गुलामी गिरी। तो गुलामी गिरी पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है ज्योतिबा फुले जी ने। ठीक है, देख लेते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है जो हम पिछले दिन सॉल्व कर चुके हैं, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1920 में या फिर ऑप्शन डी 1925 में। यदि आपको मेरा पिछला प्रश्न याद होगा तो आप इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। होता क्या है, भारत में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। जिसके बाद में क्या होता है कि तमाम सारे जो लोग होते हैं वो अपने पदकों को, अपनी उपाधियों को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी एक होते हैं जो अपनी उपाधि को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। आपको बताना है कि ये उपाधि जो नाइटहुड की उपाधि वो 1919 में वापस करते हैं, ये उन्हें कब दी गई थी। मैंने वहाँ पर इन डिटेल डिस्कस में बताया था कि कितने मिलने के कितने साल बाद इन्होंने उस इवेंट में इसको वापस किया था। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1925। 23 लिख करके 23 लिख करके फिर आपको ABCD टाइप करना है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1915। मैंने बताया था कि मिलने के 4 साल बाद में उन्होंने इस पदक को वापस कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1915। तो इस प्रकार से ये हमें पता चल गया है कि रविन्द्रनाथ जी को जो 1915 में क्या की गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था, वापस कर दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी सारे लोग प्रश्नों के जवाब सही तरीके से दे रहे हैं, अच्छे तरीके से दे रहे हैं, उन लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब किन्हीं वजहों से गलत हुए हैं वो लोग अपना आकलन, अवलोकन और आत्मचिंतन करने का
का प्रयास करें। साथ ही साथ एनसीईआरटी रिव्यू के श्रृंखला से जुड़ें, जहाँ पर हम इन डिटेल चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की क्लासेस को करने का प्रयास करें। यद्यपि कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विशेष क्लासेस के कारण या फिर मौसम की कुछ बेरुखी के कारण क्लासेस टाइम पे नहीं हो पा रही हैं, जिनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर है 24 और हमें यहाँ पर यह बताना है कि जब आज़ादी भारत को मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी जी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू जी, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये बढ़िया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि आज़ादी के समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी थी, जिसका एओ ह्यूम साहब ने जो है इसका गठन किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अध्यक्ष थे 1885 में। वो स्कूल जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया उसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ पर इसका गठन किया गया था। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था, इसके अलावा कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, इस प्रकार से 4 अधिवेशन हुए। दादा भाई नेरोजी का नाम आपको याद रखना है, नौरोजी का नाम आपको याद रखना है, इसके साथ में व्योमेश चंद्र बनर्जी जी का नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ लोग थे। और तो फटाफट बताइए आपकी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके अलावा गांधी जी ने भी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो त्रिपुरी है, हरपुरा अधिवेशन है, बेलगांव अधिवेशन है, इन सारे अधिवेशन को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है, तो वो अधिवेशन आपको याद रखना है। अधिवेशन पर रिलेटेड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो 10 सेकंड का टाइम करीब करीब हो गया। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको और दे रहा हूँ, फटाफट 24 के साथ ABCD टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी साहब। काफी सारे लोगों को इस प्रश्न का आंसर मालूम था कि आज़ादी के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी साहब। इनका पूरा नाम था जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, और भारत की स्वतंत्रता के समय यही जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये एक दार्शनिक थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, पर्यावरणविद थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा 25वां प्रश्न। भारतीय पुरातत्व विभाग को कब स्थायी बना दिया गया था? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स के नेतृत्व में। इसके अलावा जो अखबारों से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी, प्रेस की फ्रीडम से जुड़ी हुई चीजें। चार्ल्स मेटकाफ का नाम को आपको याद रखना है, जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व विभाग को कब स्थायी संस्था बनाया गया? आपको उस साल बताना है जब भारतीय पुरातत्व विभाग को क्या किया गया था, एक स्थायी संस्था बना दिया गया था। ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन बी 1908, या फिर ऑप्शन डी 1910। तो 1902, 1861, 1906 या फिर 1910। आपको बताना है भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बना दिया गया था? 1902, 1861, 1906 या फिर 1910। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 25 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, और 1906 में इसे एक स्थायी संस्था बना दिया गया था। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। आपको यह भी याद रखना है कि इसे स्थायी संस्था कब बनाया गया था। चूंकि पुरातत्व विभाग की स्थापना और एलेक्जेंडर कनिंघम से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ऐसे में यह प्रश्न जब भी आएगा तो रिपीट होगा, और अगर यह पूछा जाता है कि इसे स्थायी संस्था कब बनाया गया तो यह प्रश्न आपके लिए नया प्रश्न होगा। तो 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? इस प्रश्न का जवाब करीब करीब सभी लोगों को सही तरीके से पता होना चाहिए कि भारत जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की हुई थी। तो देख लेते हैं 1941, 1942, 1943 या फिर 1945। ऑप्शंस क्लोज हैं क्योंकि ये प्रश्न इजी है, लगभग लगभग सभी लोगों को मालूम है। 26 के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए और बताइए सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? काफी सारे लोग प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं, तो फटाफट बताइए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1943। सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? वो की थी उन्होंने 1943 में, अर्थात 1943 में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद नाम से अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। किस नाम से की थी? अर्जी हुकूमत हिंद। कहाँ पर की थी? सिंगापुर में की थी। इस सरकार का जो समर्थन था वो धुरी राष्ट्र जिनमें जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने इस सरकार का समर्थन किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा
मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो ये हो गई बात सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 1943। 1943 में क्या किया गया था, अंतरिम सरकार की गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में। देख लेते हैं अपने 27वें क्वेश्चन को। हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27वें प्रश्न को अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी। आप सबको इस प्रश्न का सही आंसर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताना है कि जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत जो थी किस आंदोलन, सॉरी मैंने इस प्रश्न का सही जवाब ही बता दिया। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो नमक कानून तोड़ने के साथ में हुई है। अब आपको यहाँ पर लिख करके बताना है कि दांडी यात्रा जो थी, दांडी यात्रा वो कब प्रारंभ की गई थी। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, किस तारीख को प्रारंभ हुई थी, किस तारीख और सन पूरा लिख करके बताइए। दांडी यात्रा किस तारीख को किस साल में प्रारंभ की गई थी। तो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत जो है नमक कानून तोड़ने से हुई थी। तो इसमें है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। तो बताइए फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल आप लोगों ने समझ लिया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो ये प्रश्न था कि प्रश्न ये था कि किस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी नमक कानून तोड़ने के साथ में। आपको ये बताना था कि कौन सा वो जो आंदोलन था उसकी शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ में हुई थी। तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर समाप्त हो गई थी और गांधी जी ने यहीं पर दांडी में नमक बना करके ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो ये हो गई इस प्रश्न की बात कि जो कौन सा आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई थी नमक कानून तोड़ने के साथ में। तो वो था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी साबरमती यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गई थी दांडी नामक स्थान पर। 28वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो एक समाजवादी नेता थे जो जेल से भागे, फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसमें हिस्सा लिया। आपको उस समाजवादी नेता का नाम बताना है। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या फिर ऑप्शन डी अच्युत पटवर्धन। तो आपको बताना है फटाफट 28 के साथ में ABCD टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास में है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं फटाफट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे और यही थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जेल से निकल करके भाग करके फिर हिस्सा लिया था। बढ़ते अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ, 29वें क्वेश्चन की तरफ। बक्सर की लड़ाई के बाद में बंगाल के जो नवाब था उस गद्दी पर किसे बिठाया गया था। तो मीर कासिम के साथ में युद्ध हुआ था, मीर कासिम को अपदस्थ किया गया था, किसी और को बिठाया गया था। आपको बताना है। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अली खान। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सभी लोगों को सही करना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट आंसर टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मीर जाफर। तो मीर कासिम को अपदस्थ किया गया था। पहले मीर जाफर की जगह पर क्या किया गया था, मीर कासिम को बिठाया गया था, फिर मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को बिठाया गया था। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। इसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें 3 लोगों ने भाग लिया था। तो अवध के नवाब ने, दिल्ली के बादशाह ने और साथ ही साथ जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, इसने भाग लिया था। हार गए थे ये सारे लोग। इसके बाद में मीर जफर को क्या गया था, बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था। अंतिम 30वां और अंतिम प्रश्न आज का हम अपना देख लेते हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है जो स्वदेश बंधब है इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन बी बाघ जतीन,
ऑप्शन सी भावभूषण मिश्रा मित्रा, या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। स्वदेश बंधब की स्थापना किसने की थी? 10 सेकंड का टाइम है आपको, आपके पास में 30 लिख करके फिर आप, या फिर 10 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। तो फटाफट बताइए, जो स्वदेश बंधब है इसकी स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता साहब ने की थी, बाघ जतीन साहब ने की थी, भावभूषण मित्रा साहब ने की थी, या फिर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी ने की थी? तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्ता। तो जो स्वदेश बंधब है इसकी स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता साहब ने की थी। स्वदेश बंधब जो समिति है इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना शामिल था। दोस्तों, आजकल भारत और चीन के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसे में चीन के सामान का विरोध चल रहा है। तो ऐसे में स्वदेशी में जो बढ़ावा देने के लिए कुछ चीज़ों का आधुनिक भारतीय इतिहास में इस्तेमाल हुआ है, वो क्वेश्चंस इस लिहाज से रिलेवेंट हो सकते हैं, खासतौर से बड़ी परीक्षाओं में, जैसे कि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में। तो आपको याद रखना है, जो स्वदेश बंधब है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी था स्वदेशी सामान का बढ़ावा, विदेशी सामान का विरोध करना। और अश्विनी कुमार दत्ता साहब, AK दत्ता साहब जो थे, वो इसके क्या थे? संस्थापक थे। इस समिति की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो ये आज के थे टॉप 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया है लाइव क्लास में। तो आप सभी लोग इस लाइव क्लास से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 7:15 से फिर से लाइव क्लास लेकर के हम आएंगे आपके पास में, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि कल किसी स्पेशल वीडियो पर बात होती है, क्योंकि आज जो पोल हुआ है उसमें हमने बात की थी, तो इस चीज़ पे सहमति बनी है कि जो भारत में आने वाले वायसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, गवर्नर जनरल एंड वायसराय रहे हैं, और उनके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उन पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। तो अगर यदि कल उस पर एक स्पेशल वीडियो आ जाता है तो फिर शाम को उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इस लाइव क्लास को, जो यार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पूरी मैराथन सीरीज है, इसको एक दिन के लिए हम डिले करेंगे। तो जैसा भी होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक पेज से आप हमारे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, अगर यदि आप यूट्यूब भाई हमारे चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली इस लाइव क्लास की लिंक को पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से आकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इस लाइव क्लास को लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप लाइव क्लास को लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं हम आपकी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करें, या आप अपने किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, साथ में सब लोगों को जवाब देना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपके सुझाव हैं, या जो कुछ मुझे आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ और नया हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, जो मुझे लगता है कि ठीक हो सकता है, वो हम करने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम जो कहती है उसके हिसाब से हम चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सोचते हैं हमारे बारे में, आपको लगता है कि हम कुछ किन्हीं चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप उन्हें बताइए। हम अपनी तैयारी के साथ साथ उन चीज़ों को भी करने की कोशिश करेंगे। क्या पता कुछ नए ख्याल ऐसे हैं जो हमारे मस्तिष्क में नहीं आते, लेकिन आपके मस्तिष्क में उपज रहे हों। आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।